अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी लाइट हाउस के ढांचे, दूसरा हिस्सा। दूसरी तरफ शाही पुजारी हवा में परवास करता चला जा रहा था। वो काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहा था। उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी। शाम होने से पहले पहले वो ईरान की सरहद में दाखिल हो गया। उसने ईरान के सबसे बड़े शहर की शानदार इमारतें देखी। वो नीचे आने लगा। अब वो ईरान के बादशाह स्पार्कस के महल के ऊपर से गुजर रहा था। महल के मीनारों और बुर्जों और 12 दरियों पर लगा हुआ सोना चांदी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पुजारी गैबी हालत में उड़ता हुआ उस शहर से भी आगे निकल गया। वह दूर दराज ईरानी शहर में जाकर वहां के लोगों पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान के दारुल हुकूमत के शुमाल की जानिब बहुत दूर पहाड़ियों के दरमियान उसे एक छोटा सा शहर नजर आया, जिसके इर्द गिर्द एक दीवार बनी हुई थी। गैबी पुजारी नीचे उतर आया। यहाँ एक छोटा सा मोहब्बत था, जहां आतिश परस्त कदीम ईरानी लोग आग की पूजा करते थे। मोहब्बत से कुछ फासले पर अंगूर का बाग था। वहां मजदूर अंगूर शाखों से तोड़ तोड़ कर एक चौपचे में जमा कर रहे थे। पुजारी ने इस शहर को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए पसंद कर लिया। चूंकि उसे कोई नहीं देख सकता था, इसलिए वह बड़ी आज़ादी से जहां चाहे आ जा सकता था, जो चाहे कर सकता था। गैबी पुजारी एक बाजार में से गुजरने लगा। यहाँ जौहरियों की दुकानें थीं। वो एक दुकान में दाखिल हुआ। अलमारी में कीमती जवाहरात के हार लटक रहे थे। एक जागीरदार अपनी बीवी के साथ दुकान में बैठा हीरों का एक सेट पसंद कर रहा था। गैबी पुजारी ने अलमारी में सजे हुए एक हीरों के हार को पसंद किया और अलमारी खोल दी। दुकानदार जौहरी ने अलमारी को अपने आप खुलते देखा तो चिल्लाकर नौकर से कहा, कमबख्त, तो तुम्हें 1000 बार कहा है कि अलमारी को अच्छी तरह से बंद किया करो। देख, अपने आप खुल गई है। नौकर ने अलमारी को बंद कर दिया, मगर इस दौरान गैबी पुजारी ने कीमती हार निकाल लिया था। हार गैबी पुजारी के हाथ में आते ही गायब हो गया। नौकर ने शोर मचा दिया कि अलमारी में से कीमती हार गायब हो गया है। जौहरी के तो हाथ पांव फूल गए। वो हार बहुत ही कीमती था। उसने सर पीट लिया कि मेरा हार चोर चुरा कर ले गई हैं। वो वावेला करने लगा। गैबी पुजारी हार लेकर दुकान से निकल चुका था। अब वो यहाँ से सीधा मोहब्बत में आ गया। यहाँ आग जल रही थी। पिरोहत सफेद चादर जिस्म पर डाले, सर पर सफेद रुमाल बांधे, अपने मजहब के मुताबिक बुलंद आवाज में मंत्र पढ़कर आग की पूजा कर रहा था। औरतें और मर्द हाथ बांधे जरा दूर बड़े अदब से खड़े थे। गैबी पुजारी इस मोहब्बत को अपना निशाना बनाना चाहता था। चुनाचे चबूतरे के दरमियान एक गड्ढे में आग जल रही थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। कीमती जवाहरात का हार उसके हाथ में था। उसे कोई नहीं देख सकता था। पिरोहत अपनी धुन में रोज की तरह मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक मोहब्बत की फिजा में एक आवाज बुलंद हुई, सुनो, मैं अग्नि देवता हूँ। पिरोहत मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया और आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा कि ये किसकी आवाज है। गैबी पुजारी बोला, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। मैं आग का देवता हूँ, मैं अग्नि हूँ। इस शहर के लोगों ने मेरी इतनी पूजा की है कि मैं खुश हुआ हूँ। मैंने फैसला किया है कि अब इस शहर में ही रहूंगा। पिरोहत और मोहब्बत में जो दूसरे मर्द और औरतें मौजूद थीं फौरन सजदे में गिर पड़े। पिरोहत ने चेहरा उठाकर कहा, अग्नि देवता, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे शहर में आए और यहाँ रहने का फैसला किया। हम आपके लिए बहुत बड़ा मोहब्बत बनाएंगे। गैबी पुजारी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ रहूंगा वो मेरा मोहब्बत ही होगा। मेरे लिए शहर से बाहर पुरसुकून वादी में नहर के किनारे संगे मरमर का एक आलीशान महल तामीर करो और वहाँ मेरी खिदमत के लिए देवदासियां मौजूद हों। पिरोहत ने हाथ बांधकर कहा, ऐसा ही होगा अग्नि देवता। इसके साथ ही गैबी पुजारी ने जोर से कीमती हार को तोड़कर फर्श पर फेंका और कहा, ये जवाहरात का हार हमारे देवताओं की निशानी है, मगर इस शहर के एक मक्कार जौहरी ने महल के खंडरों से खोद कर निकाल लिया था। ये जवाहरात अब तुम लोगों की मलकियत है। इसे उठाओ और अपने पास रखो। कीमती हीरे और जवाहर फर्श पर बिखरे तो औरतें और मर्द सन्नाटे में आ गए। फिर उन्होंने लपक कर जवाहरात उठाकर अपनी जेबों में रख लिए और अग्नि देवता की जय के नारे बुलंद करने लगे। सारे शहर में शोर मच गया कि अग्नि देवता शहर में आ गया है और उसके लिए वादी में संगे मरमर का एक महल तामीर होगा। शहर का सूबेदार भी आतिश परस्त था। उसने सुना तो बहुत खुश हुआ। फौरन हुक्म दिया कि अग्नि देवता के लिए महल की तामीर शुरू कर दी जाए। हजारों लोग काम पर लग गए। चंद ही दिनों में एक शानदार महल तामीर हो गया। हर कमरे में रेशमी कालीन बिछाकर दीवारों पर मखमल के पर्दे गिरा दिए गए। ख्वाबगाह में संदल की लकड़ी का बहुत बड़ा पलंग लगा दिया गया, जिसके ऊपर मसहरी की छत में जमर्द और लाल के अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। शहर की हसीन लड़कियां देवदासियां बनकर महल में आ गईं ताकि अग्नि देवता की खिदमत कर सकें। गैबी पुजारी बड़े ठाड़ से उस महल में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। चूंकि उसे कोई नहीं देख सकता था, इसलिए हर कोई उसे अग्नि देवता ही समझता था। देवदासियां तो उसकी आवाज पर ही सर झुका देती थीं।
नाग और केटी हिंदुस्तान से मुल्क यूनान की तरफ जा रहे थे, जो उन दिनों बहुत तरक्की याफ्ता था, जबकि दूसरी जानिब अंबर, थ्यूसोंग और मारिया मुल्क ईरान की तरफ सफर करते चले आ रहे थे। ये गैबी पुजारी भी मुल्क ईरान ही के एक शहर में अग्नि देवता बना ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था। अंबर, थ्यूसोंग और मारिया मुल्क ईरान के दारुल हुकूमत बाख्तरिया पहुंच गए, जहां उस वक्त स्पार्कस बादशाह हुकूमत करता था। शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उन्होंने फिजा में सूंघा। उन्हें नाग और केटी की खुशबू महसूस न हुई। मारिया बोली, लगता है नाग और केटी इस शहर में भी नहीं है। थ्यूसोंग ने कहा, हो सकता है वो किसी तिलिस्म के असर में हो, जिसकी वजह से उनकी खुशबू हमें नहीं आ रही। अंबर कहने लगा, बहरहाल हम नाग केटी की तलाश में ही यहाँ आए हैं। कुछ रोज तो उन्हें यहाँ तलाश करेंगे, फिर आगे रवाना हो जाएंगे। वो शहर की सराय में आ गए। उनके पास अब सोने के सिक्के खत्म हो रहे थे। अंबर ने तशवीश के साथ कहा, हमें कुछ सोने के सिक्के पैदा करने होंगे, खाली जेब हम यहाँ नहीं रह सकते। थ्यूसोंग ने कहा, यह काम मारिया ही कर सकती है। मारिया बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं किसी दुकान से सिक्के उठा लाऊंगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। थ्यूसोंग कहने लगा, अरे भाई, नाराज क्यों हो रही हो तुम मारिया? भला मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ? अंबर ने कहा, थ्यूसोंग का मतलब यह है कि हम किसी सांप को बुलाकर उसे जेरे जमीन किसी खुफिया खजाने का पता मालूम कर सकती हैं। मारिया कहने लगी, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछली बार मुझे सुरख सांप ने बता दिया था कि कोई भी सांप अब हमारे कहने पर जमीन के अंदर से खजाना नहीं लाएगा। ये काम सिर्फ नाग देवता ही के हुक्म से हो सकता है। अंबर और थ्यूसोंग खामोश हो गए। अंबर ने सांस भरकर कहा, तो फिर हमें मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने होंगे। मैं शहर में जाकर कोई काम तलाश करता हूँ। थ्यूसोंग कहने लगा, मैं भी किसी काम की तलाश में जाता हूँ। इस तरह हम नाग और केटी का सुराग भी लगाने की कोशिश करते रहेंगे। मारिया हंसकर बोली, आखिर मर्द हो, मर्द ही काम किया करते हैं। तुम जाकर काम तलाश करो, मैं सराय में तुम्हारी चीजें संभाल कर रखती हूँ। थ्यूसोंग और अंबर अलग अलग किसी काम की तलाश में शहर की तरफ निकल गए। मारिया सराय में ही रही। थ्यूसोंग जैतून के एक बाग में आ गया। यहाँ बाग का मालिक आराम कुर्सी पर बैठा मजदूरों को काम करते देख रहा था। थ्यूसोंग ने जाकर सलाम किया और कहा, क्या मुझे काम मिल जाएगा? मैं मुसाफिर हूँ, बाख्तरिया की सैरो सयाहत को आया हूँ और मेहनत से रोजी कमा कर खाना चाहता हूँ। जैतून के बाग के मालिक ने थ्यूसोंग को काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ अंबर शहर के बाजारों में से गुजरते हुए उस इलाके में पहुंच गया जहां ईरान के बादशाह स्पार्कस के किले के अंदर बना हुआ आलीशान महल था। अंबर चूंकि वहां नया नया आया था, इसलिए बेखबरी में चलते चलते किले के पास जा पहुंचा, जहां किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। जो ही अंबर किले के बाहर बनी हुई खंदक के करीब आया, उसे दरख्तों में से निकलकर किले के पहरेदारों ने पकड़ लिया। अंबर ने बथेरा कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, इस मुल्क के रस्म और रिवाज से नावाकिफ हूँ, इसलिए इधर आ गया। मगर पहरेदार ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और घोड़े पर डालकर किले के अंदर ले गए। किले का मुहाफिज किले के अंदर एक बारादरी में शान से बैठा था। तलवार उसकी कमर के साथ लगी थी और दो आदमी उसके कांधों को दबा रहे थे। पहरेदारों ने अंबर को उसके सामने जाकर पेश कर दिया और कहा कि यह शख्स दुश्मन का जासूस लगता है, जो शाही किले में घुसने की कोशिश कर रहा था। किले के मुहाफिज की बड़ी बड़ी मूंछें थी और वह शक्ल और सूरत से ही जल्लाद लगता था। उसने अंबर की तरफ एक खूंखार निगाह डाली और गरजदार आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यूनानियों ने जासूसी के लिए भेजा है? उन दिनों ईरान की यूनान के साथ झड़पें होती रहती थीं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अंबर ने कहा, जनाब, मुझे किसी ने जासूसी के लिए यहाँ नहीं भेजा। मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला एक सयाह हूँ और सियाहत करने के लिए ईरान आया हूँ। नौकरी की तलाश में फिर रहा हूँ कि आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। किले के मुहाफिज ने मूंछों पर एक हाथ फेरते हुए कहा, अभी असल बात का पता चल जाएगा, तुम इस तरह से नहीं बताओगे। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने अंबर को घसीटकर घोड़े पर डाला और उसे लेकर किले के नीचे एक तहखाने में ले आए। ये जगह अजियत खाना था और यहाँ दुश्मन के पकड़े हुए जासूसों को तरह तरह की तकलीफें देकर, अजियतें पहुंचाकर उनसे दुश्मन मुल्क के राज उगलवाए जाते थे। यहाँ हट्टे कट्टे बेरहम चेहरों वाले 3 जल्लाद मामूर थे। उन्होंने अंबर को पकड़कर एक तख्ते पर सीधा लिटाकर उसके हाथ पांव चमड़े के तस्मे से बांध दिए और तख्ते को एक गरारी की मदद से बिल्कुल सीधा कर दिया। उसके बाद रस्सी को एक मशीन की मदद से खींचना शुरू किया। अंबर के दोनों हाथ और पांव जोर से खींचे जाने लगे। उसे दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, मगर खतरा था कि अगर ये लोग इसी तरह खींचते रहे तो उसके हाथ और पांव अलग हो जाएंगे। चुनाचे अंबर ने फौरन अपने दोनों हाथों और पांव को अपनी खास ताकत से काम लेते हुए लोहे की तरह सख्त कर लिया। मगर वो ये जाहिर करने के लिए कि उसे सख्त तकलीफ हो रही है, ऊंची आवाज में चीखने चिल्लाने लगा। एक जल्लाद ने कहा, बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा है और तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? अंबर ने चीखते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। अंबर जिस वक्त चाहे इस मुश्किल से अपने आप को निकाल सकता था, मगर वो ये देखना चाहता था कि ये संगदिल जल्लाद कहाँ तक उस पर जुल्म ढाते हैं।
इसके अलावा वो ये भी मालूम करना चाहता था कि यहाँ और कौन कौन बेगुनाह मौजूद है ताकि उसकी मदद की जाए। दूसरा जल्लाद बोला, इसे इसी जगह भूखा रहने दो, बहुत जल्द इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उन्होंने अंबर को इसी तरह तख्ते के साथ बंधा हुआ छोड़ दिया और तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद अंबर ने अपने हाथों को जोर से झटका दिया, रस्सी खुल गई, उसके हाथ आज़ाद हो गए। उसने पाँव को झटका तो उसके पाँव की रस्सी भी खुल गई। अंबर तख्ते पर से उतरकर तहखाने के फर्श पर टहलने लगा। अचानक उसे किसी के कराहने की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने कान लगाकर सुना। ये आवाज़ एक दीवार के पीछे से आ रही थी। अंबर ने दीवार को एक जगह से ठोंक बजाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ एक पत्थर अपनी जगह से हिला हुआ है। अंबर ने बड़ी आसानी से पत्थर को बाहर खींच लिया। वहाँ चकोर शगाफ पैदा हो गया। अंबर ने सर शगाफ में डालकर दूसरी तरफ देखा कि एक औरत इस तरह फर्श पर बैठी है कि उसके सर के बाल उसके पाँव के अंगूठों के साथ बंधे हुए हैं। दोनों हाथ पीठ पर रस्सी से बांध दिए गए हैं और औरत बुरी तरह करा रही है। वो सख्त अजियत और तकलीफ में थी। खुदा जाने वो यहाँ कितनी देर से इस तकलीफदेह हालत में पड़ी थी। औरत का लिबास यूनानी औरतों जैसा था, जो मैला कुचैला हो गया था। रंग गोरा था और बाल सुनहरी थे। वो यकीनन यूनानी औरत थी। अंबर ने जल्दी जल्दी दीवार के 2-3 पत्थर हटाए और दूसरी तरफ आ गया। औरत ने बेचारगी और बेबसी से अंबर की तरफ देखा और रोते हुए कहा, मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे इस अजाब से निजात दे दो, मुझ पर रहम करो। अंबर ने जाते ही सबसे पहले औरत के बाल उसके पाँव के अंगूठे से खोल दिए। औरत ने अपनी गर्दन ऊंची करके एक गहरा सांस लिया और बोली, देवता ज़्यूस की कसम, मैं जासूस नहीं हूँ। एक सिपाही मुझे सरहद पर से जबरदस्ती उठा कर ले आया था। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। अंबर ने उस औरत के हाथ भी खोल दिए और यूनानी आवाज में कहा, बहन फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ। वो औरत तो अंबर का मुंह तकती रह गई। इससे पहले वो पुरानी फारसी जुबान में बात कर रही थी। अब जब उसने अपने पास बैठे सामने नौजवान अंबर को यूनानी जुबान में, जो उस औरत की मादरी जुबान थी, बात करते सुना तो हैरानी से बोली, तुम यूनानी हो क्या? अंबर ने कहा, मैं यूनानी नहीं हूँ, मगर यूनानी जुबान बोल सकता हूँ। फिर तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया? तुम कौन हो? अंबर बोला, मेरा नाम अंबर है, मैं मिस्र का सयाह हूँ। ये लोग मुझे भी जासूस समझकर यहाँ पकड़ लाए हैं। मैं साथ वाली कोठरी में बंद हूँ। औरत ने सर झुका दिया और मायूसी से कहा, फिर तो तुम खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? फिर वो अंबर की तरफ देखकर बोली, मुझे इसी तरह रस्सी से बांध दो और अपनी कोठरी में वापस चले जाओ। जल्लाद अभी आ जाएंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन है वो मुझे भी तुमसे बात करने के जुर्म में हलाक कर डालें। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। अंबर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? औरत ने अजीब दिलगुदाज निगाहों से अंबर की तरफ देखा और बोली, मुझे आज तक कभी किसी ने बहन नहीं कहा, इसलिए कि मेरा कोई भाई नहीं, मेरा नाम योरोका है। अंबर ने कहा, योरोका बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। योरोका परेशान होकर बोली, अंबर मेरे भाई, मेरी खातिर अपनी जान खतरे में न डालो। तुम्हें खुदाई ज़्यूस की कसम, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपनी कोठरी में वापस चले जाओ। तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये बड़े पत्थर दिल जालिम लोग हैं, ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, योरुका, तुम्हें बहन कहा है तो ये कैसे हो सकता है कि बहन मुसीबत में हो और भाई उसे अकेली छोड़कर चला जाए? योरुका ने कहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती अंबर, ये नामुमकिन है। अंबर कहने लगा, ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैं तो दीवार तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ये बताओ कि इस तहखाने का दरवाज़ा किस तरफ है? योरुका ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दीवार में कोई खुफिया हैंडल लगा है, जल्लाद इस हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोलता और बंद करता है। अंबर ने दीवार के करीब जाकर टटोल कर देखा। एक जगह पत्थर में छोटा सा लोहे का हैंडल लगा था। अंबर ने उसे आस्ता से खींचा तो दरवाज़ा खुल गया। उसने योरुका से कहा, खामोशी से बिला झिझक मेरे पीछे पीछे चली आओ। योरुका सहमी हुई थी, मगर वो आज़ाद भी होना चाहती थी, वो इस जहन्नुम से फरार भी होना चाहती थी। उसने सोचा कि एक बहादुर आदमी हो सकता है वो उसे लेकर वहां से निकल जाए। वो उसके पीछे पीछे आ गई। अंबर को सिर्फ एक ही खतरा था कि अगर इस यूनानी औरत योरुका पर तीर चलाया गया या पीछे से हमला किया गया तो वो उसे नहीं बचा सकेगा। इस ख्याल के पेश नज़र उसने योरुका को बिल्कुल अपने साथ थोड़ा सा आगे करते हुए कहा, बस इसी तरह मेरे आगे आगे बाएं तरफ को हटकर चलती रहो। तहखाने से निकलकर वो एक तारीक राहदारी में आ गए। इसमें कोई शक नहीं था कि इस यूनानी औरत को किले से निकाल कर ले जाना अंबर के लिए कोई आसान बात नहीं थी। किसी भी जगह उन पर हमला हो सकता था और हमले की सूरत में योरुका मर भी सकती थी, मगर अंबर ने यह खतरा मोल ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अंधेरी राहदारी में वो दीवार के साथ साथ चल रहे थे। यूनानी औरत योरुका को अंबर ने अपनी हिफाजत में ले रखा था। जमीन ऊंची हो रही थी। वो तहखाने से बाहर निकलने लगे थे। आगे एक दरवाजा आ गया जिस पर सलाखें लगी थीं।
दूसरी तरफ एक पहरेदार नेजा लिए पहरा दे रहा था। यूरोका जल्दी से अंबर के पीछे हो गई और सरगोशी में बोली, वो हमें पकड़ेगा। अंबर ने आहिस्ता से कहा, तुम इस जगह अंधेरे में खड़ी रहो, मैं जाकर उसकी खबर लेता हूँ। यूरोका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अंबर अकेला और तन्हा है, पहरेदार के पास नेजा है, फिर वो शोर मचाकर दूसरे सिपाहियों को बुला लेगा और अंबर जिंदा न बच सकेगा। उसने आंखें बंद करके सर दीवार के साथ लगा दिया और अंधेरे में अपने खुदा से अंबर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। अंबर इस दौरान दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंबर ने सलाखों को पकड़कर जोर से झटका दिया और दरवाजा एक तरफ से टूट गया। पहरेदार हक्का बक्का होकर रह गया। अभी वो संभल ही ना पाया था कि अंबर ने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली और 2-3 झटके ऐसे दिए कि वो बेहोश हो गया। अंबर ने उसे वहीं जमीन पर डाला, उसकी वर्दी उतारकर खुद पहनी, सर पर टोपी पहनी और नेजा हाथ में लेकर यूरोका को आवाज दी। यूरोका ये सारी कार्रवाई फटी फटी आंखों से तक रही थी। उसने जो कुछ देखा था उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक नौजवान के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो लोहे की सलाखों वाला दरवाजा तोड़ डाले। मगर यह सोचने का वक्त नहीं था। वो भागकर अंबर के पास आ गई। अंबर ने कहा, अब मैं किले का एक सिपाही हूँ और तुम्हें बादशाह के हुक्म से किले से निकालकर महल की तरफ ले जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल खामोश रहना। अंबर ने यूरोका को साथ लिया और तहखाने की राहदारी के बड़े दरवाजे से बाहर किले के मैदान में निकल आया। यहाँ धूप निकली हुई थी। अंबर ने चालाकी से काम लेते हुए किले के बड़े गेट की तरफ जाने की बजाय उस तरफ दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया जिधर सीढ़ियां किले की दीवार के ऊपर जाती थीं। जो ही वो किले की सीढ़ियों के पास पहुंचा, एक सिपाही अचानक उसके सामने आ गया और बोला, इस जासूस यूनानी औरत को कहाँ ले जा रहे हो? अंबर ने कहा, किलेदार के हुक्म से इसे बादशाह के पास ले जा रहा हूँ। सिपाही बोला, लेकिन तुम तो किले की छत पर जा रहे हो, उधर तो बादशाह का महल नहीं है। इतनी देर में सिपाही को अंबर पर शक पड़ गया था। उसने नेजे का रुख अंबर के दिल की तरफ करते हुए कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। अंबर ने इधर उधर देखा। किले के मैदान में धूप की गर्मी और तपिश की वजह से वहां आसपास कोई दूसरा सिपाही नहीं था। अंबर ने इस मौके से फायदा उठाते हुए नेजे को आहिस्ता से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। सिपाही जोर से अंबर के सीने से टकराया। अंबर ने उसके सर पर एक ऐसा हाथ मारा कि सिपाही चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। जरब इतनी शदीद थी कि सिपाही फिर जमीन से न उठ सका। अंबर ने यूरोका को बाजू से पकड़ा और घसीटकर किले की छत पर जाती सीढ़ियों में ले गया। तेजी से ऊपर भागो। यूरोका जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करने लगी। दोनों किले की छत पर पहुंच गई। अंबर ने देखा कि चूंकि धूप बड़ी तेज थी इसलिए ऊपर किले की दीवार पर कोई पहरेदार नहीं था। अंबर किले की चौड़ी दीवार पर एक तरफ को दौड़ने लगा। यूरोका उसके साथ साथ दौड़ रही थी। एक जगह एक घना दरख्त दीवार के साथ उगा हुआ था। अंबर ने दरख्त की एक शाख को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और यूरोका से कहा, इस शाख के जरिए दरख्त से नीचे उतर जाओ। यूरोका की जान पर बनी हुई थी। फरार का ऐसा मौका उसे शायद कभी नहीं मिल सकता था। उसने दरख्त की शाख को पकड़ा और दरख्त से नीचे उतरने लगी। उसके पीछे पीछे अंबर भी नीचे उतर गया। अब उनके सामने पानी से भरी हुई खंदक थी। गर्मी बड़ी सख्त पड़ रही थी जिसकी वजह से वहां सारा इलाका सुनसान था। सिपाही और पहरेदार किले के बड़े गेट की तरफ थे जो वहां से बाएं जानिब काफी फासले पर था। अंबर ने यूरोका से पूछा कि वो तैरना जानती है। यूरोका ने कहा, हाँ। वो दोनों आहिस्ता से पानी में उतर गए और सिर्फ गर्दनें बाहर रखे आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए खंदक के दूसरे किनारे पर पहुंचकर बाहर निकल आए। उनके सामने एक संगलाख वीरान मैदान था। अंबर ने यूरोका से कहा कि जितनी तेज भाग सकती हो मेरे साथ भागती चलो। मैदान से निकलते उन्हें ज्यादा देर न लगी। मैदान जहां खत्म होता था वहां एक गहरा खुश्क नाला था। उस नाले के पार शहर का कभी दरवाजा था। यूरोका का सांस फूल रहा था। उसने कहा, मैं थक गई हूँ। अंबर ने जवाब में कहा कि अगर इस वक्त वो रुक गई तो वो जिंदा न बच सकेगी। यूरोका ने अंबर के साथ एक जगह से नाला अबूर किया और शहर के अकबी दरवाजे के करीब से होते हुए बाएं जानिब सराय में दाखिल हो गए। अब अंबर ने उसे बताया कि सराय में उसका एक भाई थ्योसोंग भी उसके साथ रहता है जो आज ही नौकरी की तलाश में गया है। मारिया के बारे में अंबर ने यूरोका को कुछ न बताया। कोठरी में मारिया मौजूद थी। थ्योसोंग अभी जैतून के बाग से वापस नहीं आया था। मारिया ने अंबर को एक औरत के साथ देखा तो बड़ी हैरान हुई। अंबर ने कोठरी में दाखिल होते ही यूरोका से मुखातिब होकर कहा, यहाँ मेरे साथ मेरा भाई रहता है, बस हम दो ही हैं। अब तुम हमारी बहन भी यहाँ रहोगी। एक तरह से यह मारिया को इशारा था कि मुझसे मुखातिब होकर यानी अपनी आवाज निकालकर अपने आप को जाहिर मत करना। मारिया खामोश रही। यूरोका ने कहा, लेकिन अंबर भाई, बादशाह के सिपाही यहाँ भी आ जाएंगे। हम जेल से भागे हुए जासूस हैं। मारिया बड़ी हैरान हुई कि अंबर कब जासूस बन गया और वो कब जेल से भागा। अंबर ने यूरोका से कहा, तुम घबराओ नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं तुम्हें यहाँ एक अलग कोठरी ले जाकर वहां छुपा दूंगा। अंबर के साथ वाली कोठरी खाली थी। उसने वो कोठरी भी सराय के मालिक से किराए पर ले ली
और योरोका को मर्दाना लिबास पहनकर उसे उस कोठरी में चारपाई पर बीमार आदमी बनाकर लिटा दिया और मारिया के पास आकर उससे सारी कहानी बयान की। मारिया ताज्जुब से कहने लगी, ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो इतनी जल्दी? इस औरत को अब हम कहाँ ले जाएंगे? अंबर ने कहा, ये एक मजलूम और मुसीबत ज़दा औरत है, हम इसे यूनान इसके घर पहुंचाएंगे। और थ्यूसोंग कहाँ है? मारिया ने पूछा। मेरा ख्याल है उसे कहीं नौकरी मिल गई है, अंबर ने कहा। थोड़ी देर में थ्यूसोंग भी आ गया। वो दिन भर की मजदूरी, कुछ चांदी के सिक्के अपने साथ ही लाया था। अंबर ने उसे भी योरोका के बारे में सब कुछ बताया और कहा, हमें इस औरत को लेकर अब यूनान की तरफ कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि बादशाह के सिपाही इसकी तलाश में होंगे। मेरी तो खैर है, लेकिन ये औरत पकड़ी जा सकती है और वो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थ्यूसोंग कहने लगा, तो फिर हमें आज रात अंधेरा होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें सुबह होने का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। मारिया से मशवरा लिया गया तो वो बोली, मैं क्या कह सकती हूँ, अगर नाग और केटी यहाँ नहीं है तो फिर हमारे यहाँ ठहरना बेकार है। अब जब तुम लोगों ने इस यूनानी औरत की जिम्मेदारी ले ही ली है तो फिर जैसा थ्यूसोंग ने कहा है वैसा ही करना चाहिए। रात होने में अभी काफी देर थी। किले से 2 जासूसों के फरार की खबर मिलते ही शाही दस्तों ने शहर में फैलकर उनकी तलाश शुरू कर दी। अंबर, थ्यूसोंग और मारिया को मालूम था कि बादशाह के सिपाही सराय में जरूर आएंगे। अंबर को अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी, उसे योरोका का ख्याल था क्योंकि वो पकड़ी जा सकती थी और अब वो लोग उसे कभी जिंदा ना छोड़ते। थ्यूसोंग कहने लगा, यहाँ करीब ही एक वीरान कुआं है, मेरा ख्याल है कि हम योरोका को उस कुएं में छुपा देते हैं और तुम अंबर अपना हुलिया तब्दील कर लो। उन्होंने ऐसा ही किया। अंबर ने कोठरी में जाकर जनाना लिबास पहन लिया। वो बिल्कुल औरत मालूम होने लगा। उसने योरोका को सारी बात समझाते हुए कहा कि वो सिर्फ अंधेरा होने तक वीरान कुएं में छुप जाए, इसके बाद वो उसे वहां से निकालकर उसके मुल्क यूनान की तरफ ले चलेंगे। योरोका को अपनी जान की पड़ी थी, वो फौरन तैयार हो गई। वो पहले ही मर्दाना लिबास में थी। थ्यूसोंग उसे अपने साथ वीरान कुएं की तरफ ले गया और वहां उसमें उतरकर एक शगाफ के अंदर छुपा दिया। उसका खतरा दुरुस्त साबित हुआ। अभी दिन बाकी था कि शाही दस्ते के सिपाही घोड़ों पर सवार अंबर और योरोका को ढूंढते हुए सराय में पहुंच गए। वहां अंबर औरत के लिबास में बीमार बनकर चारपाई पर पड़ा था। मारिया कोठरी के बाहर खड़ी थी। थ्यूसोंग भी वहीं एक तरफ बैठा था। सिपाही तलाशी लेते वहां आ गए। 2 सिपाही कोठरी के बाहर घोड़े से उतर पड़े। उनमें से एक सिपाही वो था जिसने अंबर को गिरफ्तार करके किले के मुहाफिज के सामने पेश किया था। वो अंबर को जानता था। उसने थ्यूसोंग से पूछा, अंदर कौन है? थ्यूसोंग ने कहा, जनाब, अंदर मेरी बड़ी बहन बीमार पड़ी है, उसे सांस का मर्ज है, बस आखिरी सांस ले रही है। थ्यूसोंग की ये बात सुनकर अंबर ने चारपाई पर पड़े पड़े लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। वो सिपाही जो अंबर को पहचान सकता था कोठरी में गया और देखा कि एक औरत सर पर कपड़ा लपेटे चारपाई पर पड़ी लंबे लंबे सांस ले रही है। इस अफरा तफरी में अंबर ये भूल गया कि उसकी थोड़ी थोड़ी मूंछें बड़ी हुई थी और उसने उस रोज शेव नहीं बनाई थी। सिपाही ने जब ये मामला देखा तो अंबर के सर पर से कपड़ा उतार दिया। नीचे से अंबर के निस्वारी रंग के घुंघराले मर्दाना बाल निकल आए। अब सिपाही ने अंबर को पहचान लिया था। उसने अंबर को गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, मक्कार, तू हमारी नजरों से छुप नहीं सकता था। मारिया ने जब यह सूरत हाल देखी तो जल्दी से कोठरी के अंदर दाखिल हो गई। सिपाही ने चिल्लाकर अपने साथी को आवाज दी, अंदर आ जाओ, मैंने एक मफरूर जासूस को पकड़ लिया है। बाहर वाला सिपाही तेजी से तलवार निकालकर कोठरी की तरफ लपका। इतनी देर में मारिया अपना काम कर चुकी थी। उसने अंबर को तेजी से अपने कांधे पर उठा लिया था, बल्कि अंबर खुद भी उसके कांधे पर चढ़ गया था। मारिया के कांधे पर आते ही वो भी मारिया के साथ ही गायब हो गया था। दोनों सिपाही हैरान होकर एक दूसरे को तकने लगे। बाहर वाले सिपाही ने पूछा, अरे कहाँ है वो जासूस जिसको तुमने पकड़ा था? दूसरा सिपाही कुछ घबरा सा गया। वो जल्दी से कोठरी से बाहर आ गया और बोला, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो चारपाई पर बीमार औरत के भेष में लेटा हुआ था। क्यों बे, कहाँ है तुम्हारी बहन जो बीमार थी? उस सिपाही ने थ्यूसोंग से पूछा। थ्यूसोंग भी जान गया था कि अंबर को मारिया ने अपने कांधों पर उठा लिया है, जिसकी वजह से वो गायब हो गया है। अब वो भी अनजान बन गया और भोला समूह बनाकर बोला, मेरी तो कोई बहन बीमार नहीं है जनाब। सिपाही ने गुस्से में कहा, बदबख्त, तूने अभी तो मुझे कहा था कि अंदर मेरी बीमार बहन लेटी है और मैंने भी खुद अपनी आंखों से चारपाई पर देखा था, फिर वो कहाँ गायब हो गई? थ्यूसोंग बोला, जनाब, आपको मगालता हुआ है। अगर चारपाई पर कोई औरत होती तो वो कहाँ गायब हो सकती है? वो कोई जादूगरनी तो नहीं थी। सिपाही झिल्लाकर बोला, वो जादूगरनी नहीं, कोई जादूगर था। मैं कसम खाता हूँ कि वो यूनानी जासूस था जिसको मैंने किले के बाहर पकड़ा था। दूसरा सिपाही कहने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग चल गया है, चलो दूसरी कोठरियों में देखते हैं। इतने में ऐसा हुआ कि अंबर मारिया के कंधे पर अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। धम से गिरने की आवाज आई तो दोनों सिपाही तलवारें लेकर कोठरी की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि अंबर औरत के लिबास में वहां मौजूद था। मैं ना कहता था कि वो अंदर था, ये देखो, पकड़ लो इसे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों,
हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। मगर सिपाही जो बादशाह के खास दस्ते के सिपाही थे, भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि एक मुजरिम उन्हें ऐसा कहे। एक सिपाही ने तलवार का भरपूर वार अंबर की गर्दन पर मारा। तलवार अंबर की गर्दन से लगते ही टूटकर 2 टुकड़े हो गई। अंबर ने कहा, अब भी मैं तुम्हें मौका देता हूं कि अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ और इसका जिक्र किसी से मत करना। मगर सिपाही ये समझा कि अंबर ने अपनी गर्दन पर लोहे का पट्टा चढ़ा रखा है। उसने अपने साथी सिपाही को इशारा किया। उसने नेज़े का वार किया। नेज़ा अंबर के सीने से लगते ही टूट गया। लेकिन अभी तक सिपाही यही समझ रहे थे कि इस चालाक जासूस ने अपने सीने पर भी लोहे की जैकेट चढ़ा रखी है। वो खंजर निकालकर अंबर की तरफ बढ़े। अब अंबर के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था। उसने दोनों को गर्दनों से पकड़ लिया। सिपाहियों ने अंबर के सीने और पेट पर खंजर चलाने शुरू कर दिए। खंजर जैसे पत्थर से टकरा रहे थे। अंबर ने दोनों को गर्दनों से पकड़कर ऊपर उछाल दिया। दोनों गेंद की तरह उछलकर छत से टकराए और फिर धड़ाम से फर्श पर ऐसे गिरे कि उनकी हड्डियां टूट फूट गईं। अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, इन लोगों को इसी कोठरी में बंद रहने दो। हाँ, इनके मुंह में कपड़े ठूंस दो ताकि ये आवाज न निकाल सकें। मैं सारी फौज की हड्डियां तोड़ना पसंद नहीं करता। टांगों और बाजुओं की हड्डियां टूट जाने से सिपाही मुर्दा से हो रहे थे। वो नीम बेहोश थे। थ्यूसोंग ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर कोठरी बंद करके बाहर ताला लगा दिया। अंबर ने अपना जनाना लिबास उतारकर मर्दाना लिबास दोबारा पहन लिया। मारिया ने कहा, तुम दोनों साथ वाली कोठरी में चले जाओ, क्योंकि अभी तक शाही दस्ते के सिपाही सराय की तलाशी ले रहे हैं। मैं इन घोड़ों को भगा देती हूँ। अंबर और थ्यूसोंग दूसरी कोठरी में चले गए। मारिया ने सिपाहियों के दोनों घोड़ों को डराकर भगा दिया। अब बाकी के सिपाही भी उधर आ गए। वो अपने दोनों साथियों को तलाश कर रहे थे कि वो कहाँ चले गए। दस्ते का सालार एक ऊंचा लंबा सिपाही था जिसकी लंबी लंबी मूंछें थीं। वो उस कोठरी की तरफ बढ़ा जिसके अंदर अंबर और थ्यूसोंग थे। मारिया आहिस्ता से जमीन से बुलंद होकर फिजा में उड़ती हुई उस सालार के करीब गई और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं इस सराय की बदरू हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। और मारिया ने एक जोरदार वहशी कहकहा लगाया। सालार का जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे जिस औरत की आवाज़ आ रही थी वो उसे नजर नहीं आ रही थी। मारिया के कहके की आवाज़ दूसरे सिपाहियों ने सुनी तो वो भी डर गए। सालार ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, किसी बदरू को मैं नहीं मानता, तुम जादूगरनी हो। मारिया ने सालार के घोड़े के जबड़ों में फंसी हुई लगाम को जोर से खींचा तो घोड़ा बेकाबू हो गया। वो सालार को लेकर भागा। दूसरे सिपाही पहले ही डरे हुए थे, वो भी वहां से रफू चक्कर हो गए। उनके जाने के बाद मारिया कोठरी में गई और अंबर थ्यूसोंग से कहा, मैं इस किस्म की शोभदाबाजियों से तंग आ चुकी हूँ। बेहतर यही है कि हम इसी वक्त यहाँ से कूच करते हैं। अंबर ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने थ्यूसोंग से कहा कि वो कहीं से 3 घोड़ों का इंतजाम करे। थ्यूसोंग ने हंसते हुए कहा, इंतजाम करो तो तुम मुझे यूं कह रहे हो जैसे मैं कोई सौदागर हूँ। अरे भाई, कहीं से घोड़े उड़ाता हूँ जाकर। मारिया बोली, तुम मत तकलीफ करो, मैं ले आती हूँ। ये कहकर मारिया सराय से बाहर चली गई। एक जगह उसने खेतों में दरख्त के नीचे कुछ घोड़े बंधे हुए देखे। उन पर जैन कसी हुई थी। उनके सवार कुछ फासले पर लेटे आराम कर रहे थे। मारिया ने 3 घोड़ों की आंखों पर आहिस्ता से हाथ रखा तो घोड़े सहम गए। अब वो बोल नहीं सकते थे। मारिया ने उन्हें खोला और लगाम थामकर एक तरफ ले गई। सराय से दूर एक टीले के पीछे ले जाकर तीनों घोड़ों को बांधा और फिजा में उड़ती हुई अंबर और थ्यूसोंग के पास आ गई। घोड़ों का बंदोबस्त हो गया है। अब वेरान कुएं में से योरुका को निकालो ताकि हम यहाँ से फरार हो जाएं। योरुका बेचारी का कुएं के अंदर बुरा हाल हो गया था। वो सहमी हुई डरी हुई बैठी थी। अंबर ने उसे कुएं से निकाला और कहा, हम तुम्हारे मुल्क की तरफ जा रही हैं, हमारे साथ आओ। एक घोड़े पर अंबर बैठा, एक पर उन्होंने योरुका को सवार किया, तीसरे घोड़े पर थ्यूसोंग सवार हो गया। उन्होंने घोड़ों की लगामें ढीली छोड़ दी। घोड़े हवा से बातें करने लगे। उस वक्त शाम होने वाली थी। घोड़े सरपट दौड़ते हुए शहर के दरवाजे से निकलकर मैदान में से गुजरते हुए वीरान सहरा में दाखिल हो गए। जब रात का अंधेरा छा गया और आसमान पर सितारे चमकने लगे तो वो सहरा में से गुजर रहे थे। योरुका को अभी तक ये मालूम नहीं था कि उनके साथ एक ऐसी औरत मारिया भी सफर कर रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती। उन्होंने जल्दी में योरुका के लिए कुछ खाने पीने को साथ नहीं रखा था। जब रात गहरी हो गई तो योरुका ने कहा कि उसे प्यास लगी है। अंबर ने इधर उधर देखा और थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग, मेरा ख्याल है कि हमें कोई गांव देखकर वहां रात बसर करनी चाहिए। वहां हमें खाने पीने को भी कुछ मिल जाएगा। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा ख्याल है कि आगे कोई ना कोई गांव जरूर होगा, क्योंकि जिस सहराई रास्ते पर हम जा रही हैं यहाँ पहले से घोड़ों के सुम्मों के निशान हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। मारिया ने अंबर के कान में कहा, मैं आगे जाकर देखती हूँ। अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, अभी आ जाएगा कोई ना कोई गांव।
उन्होंने योरोका को तसल्ली दी कि गांव पहुंचते ही उन्हें पानी और खाने को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इतनी देर में मारिया फिजा में बुलंद होकर उड़ती हुई काफी आगे गई तो उसे रेत के बहुत बड़े टीले के पीछे एक जगह खजूरों के झुंड के पास एक गांव दिखाई दिया जहां कच्चे मकानों में लैंप जल रहे थे। मारिया ने वापस आकर अंबर के कान में बता दिया कि आगे एक गांव मौजूद है, इसी रास्ते पर चलते रहो। उन्होंने कुछ देर तक सफर करते रहने के बाद रेत का टीला अबूर किया तो दूसरी तरफ गांव के मकानों में जलते लैंपों की रोशनियां नजर आने लगी। योरुका ने डरते डरते पूछा, कहीं यहाँ भी बादशाह के सिपाही तो नहीं आ जाएंगे? अंबर बोला, हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं योरोका, यहाँ सिपाही क्या करने आएंगे भला? अंबर ने योरोका और थ्यूसोंग को रेत के टीले के पास छोड़ा और खुद पानी और रोटी लेने गांव की तरफ चल दिया। मारिया भी उसके साथ थी।